तो ये वीडियो कैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल और यूज़फुल होने वाली है। तो इस वीडियो में मैंने इस बुक की जितनी भी फेमस आर्ट्स हैं, चाहे वो चैप्टर 1 की हों, चाहे चैप्टर 2 की हों, चाहे 3 की हों, मतलब आप ये समझिए कि चैप्टर 1 से लेके 8 चैप्टर तक के जितनी भी ऐसी आर्ट हैं जो एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो अक्सर पूछी जाती हैं, तो उनको मैंने एक जगह पर इकट्ठा करके रखा है कि अगर आपके पास ये बुक नहीं भी है, आपने इस चैप्टर्स के बारे में नहीं भी पढ़ा है, तो अगर आप ये वीडियो देख के उन आर्ट्स फॉर्म को याद करके, उनके आर्टिस्ट को याद करके और वो आर्ट किस एरिया से रिलेटेड थी, ये चीज़ें याद करके आप आसानी से एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि अगर आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है या आगे पढ़ने वाले हो। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेव है, आप चैप्टर वाइज़ जाकर भी पढ़ सकते हैं। मैंने इस पूरी बुक को चैप्टर वाइज़ पढ़ाया हुआ है, मतलब एक-एक चैप्टर मैंने एक-एक पेज पढ़ाया हुआ है, एक-एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, अच्छे से लाइन को डिस्क्राइब करके और भी चीज़ें जो स्पेसिफ़िक हैं उनको बताया हुआ है। तो आप अगर वैसे पढ़ना चाहें तो आप प्लेलिस्ट सेव है, जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं और आपकी तैयारी नहीं है और आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो 12th क्लास का अगर आप देंगे या फिर अगर आप बीएफए का दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पे जितनी भी फेमस आर्ट हैं, जैसे ये मारू रागनी है, ये साहिबदीन की है, ये मेवाड़ से रिलेटेड है। तो इस आर्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। इस आर्ट की इमेज साइड में आपको दिखेगी और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊँगी। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए एकदम लास्ट तक देखें। और ट्रस्ट मी, अगर आप बीएफए का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगी, क्योंकि अगर इससे आपने चीज़ें याद कर ली तो 100% आप 50 to 60% तो पेपर ईजिली ही बना ले जाएंगे। आपको बगैर स्किप किए फुल वीडियो वॉच करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही आर्ट से रिलेटेड वीडियो, चाहे वो प्रैक्टिकल चीज़ें हों, आर्ट स्केचिंग हो, पेंटिंग हो या फिर ट्यूटोरियल हो, मैं चीज़ें अपलोड करती रहती हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है राजस्थानी स्कूल ऑफ मैनिचर पेंटिंग। यानी मैनिचर पेंटिंग उसे कहते हैं जो छोटी यानी लघु चित्रकला जिन्हें बोलते हैं ना, जो हाथ में लेकर ईजिली देखी जा सकती हैं, या जो हम लोग नॉर्मली पेंट करते हैं, बनाते हैं, वो लघु चित्रकला ही होती है। तो राजस्थानी स्कूल पेंटिंग्स में आता है एरिया मेवाड़ का, बूंदी का, जोधपुर का, बीकानेर का, किशनगढ़ का। तो आप देख सकते हैं, आपको अगर ऐसे याद नहीं होता तो आप इसमें नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये नंबर वाइज आप याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद रहेगा कि राजस्थानी स्कूल्स ऑफ मैनिचर पेंटिंग्स में कौन कौन से एरियाज़ स्पेसिफिक आते हैं। तो इनकी जो आर्ट है वो है मारू रागनी, साहिबदीन इसके आर्टिस्ट हैं, ये मेवाड़ की आर्ट है। साइड में आप देख रहे होंगे मारू रागनी, ये बेसिकली आर्ट है मारू और रागनी। मारू रागनी ये एक लव स्टोरी है, मतलब मारू नाम के राजकुमार की और रागनी नाम की राजकुमारी की। ये बेसिकली लव स्टोरी पर आधारित है, तो उसका ही साहिबदीन ने चित्रण किया है। ये आर्ट है जो मेवाड़ से रिलेटेड है। आपको आर्ट भी याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी आर्ट्स भी आ जाती हैं, तो साइड में आप देख सकते हैं। तो सेकंड जो हमारी आर्ट है वो है चौगान प्लेयर्स, जो कि आर्टिस्ट दाना के द्वारा बनाई गई है। ये जोधपुर चित्रकला शैली पर आधारित है। और इसमें जो स्त्रियों का चित्रण आप देख सकते हैं, इसमें जो स्त्रियों का चित्रण किया है उसमें हमें मुग़ल प्रभाव देखने को मिलता है, और घोड़े के चित्रण में हमें दक्कनी प्रभाव देखने को मिलता है। चेहरे की जो इनकी वेशभूषा, मतलब चेहरा जो इनका बना हुआ है, उसमें हम लोगों को बूंदी और किशनगढ़ की स्पेसिफिक चीज़ें मिलती हैं। इनकी स्पेसिफिक चीज़ें थी कि ये लोग लोटस आइस यानी कमल जैसी आँखें बनाते थे और थोड़ी लंबी नुकीली नाक बनाते थे। और बैकग्राउंड हम लोगों को स्वदेशी वातावरण का दिख रहा है, स्वदेशी का, और ये 1830 में बनाई गई थी। तो बेसिक बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे ज़्यादा चीज़ें बुक्स में भी नहीं हैं। फिर हमारी है थर्ड पेंटिंग किशन ऑन स्विंग्स। ये नूरुद्दीन के द्वारा बनाई गई है, बीकानेर चित्रकला पर आधारित है। तो बेसिकली इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं, इसका बेस ये है कि कृष्ण से राधा जी रूठ जाती हैं, तो एक दूसरी सखी होती है, वो इनकी बातचीत करवाती है। ये आर्ट बेसिकली इस पर डिपेंड है, और इसमें आपको याद रखना है बीकानेर प्रभाव है। राधा बनी ठनी, तो ये एक पेंटिंग है, बनी ठनी पेंटिंग, जो निहाल चंद्र के द्वारा बनाई गई है। निहाल चंद्र इसके आर्टिस्ट हैं, और ये किशनगढ़ आर्ट्स कला पर आधारित है, यानी किशनगढ़ की आर्ट फॉर्म है। किशनगढ़ की आर्ट में एक स्पेसिफिक विशेषता है कि यहाँ पे औरतों की आँखें, औरतों की भी और भी बेसिक मेंस की भी आँखें कमल की तरह बनाई जाती थी, और थोड़ी पतली नुकीली नाक बनाई जाती थी। ये यहाँ की स्पेसिफिक विशेषता है। और राजस्थानी चित्रकला में ये किशनगढ़ चित्रकला को सबसे उत्कृष्ट माना गया है, यानी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल आर्ट जहाँ होती थी वो एरिया था किशनगढ़ का। तो राधा बनी ठनी जैसे आप देख रहे हैं, तो इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि राधा के रूप में बनी ठनी, मतलब राधा के रूप में बनी ठनी, इसलिए बनी ठनी इसमें इसका नाम रखा गया है। तो बेसिक इसका आपको बस इतना याद रखना है कि राधा के रूप में बनी ठनी। फिर हमारी पांचवी आर्ट है भरत मीट्स राम एट चित्रकूट। इसके आर्टिस्ट हैं गुमान,
और ये जयपुर आर्ट फॉर्म पर आधारित है, यानी ये जयपुर की आर्ट पर आधारित है और ये इसके गुमान आर्टिस्ट हैं भरत मीट्स राम। जैसा कि आप साइड में देख रहे हैं, तो भरत जब राम से मिलने आए थे तो उनके साथ में उनकी माता और भी लोग इनसे मिलने आए थे, तो उसी टाइम का चित्र इसमें गुमान ने, पेंटर जो हैं, उन्होंने दर्शाया है। इसमें जो चित्र है वो लेफ़्ट साइड से शुरू होता है और राइट साइड में जाकर एंड हो जाता है, यानी यहाँ पर जो गले मिल रहे हैं राम अपनी माता से, यहाँ से इसका आर्ट शुरू हुआ है। फिर घर की चौखट से बाहर निकलते हुए राइट साइड में ये आर्ट एंड हो गई है। तो इसमें बेसिकली दिखाया गया है उन्हीं घटनाओं को कि आकर गले मिलते हैं। फिर ऋषि जब राम को बताते हैं कि उनके पिता की मृत्यु हो गई तो वो मूर्छित होकर लेट जाते हैं, और फिर सीता को दिखाया है जो बातें कर रही हैं। और फिर लास्ट में जो एंड हुआ है पेंटिंग का, तो वो राइट साइड में हुआ है चौखट से बाहर निकलते हुए लोगों का। तो ये हमारी 5 आर्ट हैं जो राजस्थान आर्ट्स की फेमस आर्ट हैं, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ आने वाली है, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही आर्ट हैं लास्ट में जो दी गई होती हैं। तो आप अगर इन्हें याद कर लोगे, चीज़ें आपको याद रहेंगी कि कहाँ की क्या चीज़ थी, मतलब कौन सी आर्ट थी। मुझे नहीं लगता कि चीज़ें टफ़ होने वाली हैं। तो सेकंड है पहाड़ी स्कूल, तो इसके एरिया हैं बसोहली, गुलेर, कांगला, चंबल, ये इसके मेन एरिया हैं। और इसकी जो फर्स्ट पेंटिंग है किशन विद गोपिका, ये मनसुख और बसोहली आर्ट पर डिपेंड है, मतलब आर्ट पर आधारित है। इससे रिलेटेड है किशनगढ़ विद गोपिका। मनसुख और नैनसुख ये 2 आर्टिस्ट थे जो पहाड़ी चित्रकला जो थी उसके फेमस आर्टिस्ट पंडित शिव के बेटे थे। यानी पंडित शिव कौन थे? तो पंडित शिव को पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट यानी पहाड़ी चित्रकला के उत्कीर्णन का श्रेय जाता है, यानी पहाड़ी चित्रकला को डेवलपमेंट का जो श्रेय दिया जाता है वो पंडित शिव के परिवार को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने पहाड़ी आर्ट को एक अच्छी फॉर्म में उकेरा, और इनके आगे इनके बेटे हैं जो मनसुख, नैनसुख, इन्होंने भी इस चीज़ को आगे डेवलप किया। तो इस चीज़ को किसने कहा है? तो B.N. गोस्वामी थे। उन्होंने पंडित शिव को पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट की डेवलपमेंट का श्रेय दिया है। और सेकंड है हमारी आर्ट नंद यशोदा एंड कृष्ण। तो हाँ, फर्स्ट आर्ट जो है हमारी, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कृष्ण और गोपिकाओं को एक समान बनाया गया है, मतलब आप देख सकते हैं कि इनकी हाइट सेम है। तो यहाँ पे ये स्तर दिखाया गया है कि भगवान और जो भक्त हैं उसकी श्रेणी को, स्तर को एक समान दिखाया गया है। सेकंड जो हमारी आर्ट है वो है नंद यशोदा एंड कृष्ण टू वृंदावन। तो ये नैनसुख के द्वारा बनाई गई है। ये कांगड़ा चित्रकला शैली पर आधारित है। ये बसोहली कांगड़ा, आप ध्यान रखेंगे, पहाड़ी स्कूल के एरियाज़ हैं जहाँ पे ये डेवलप हुई थी। तो इसमें बेसिकली यही दिखाया है कि नंद यशोदा जब वृंदावन जा रहे होते हैं तो उस टाइम की स्थिति को पेंटिंग के द्वारा दर्शाया गया है। तो ये 2 फेमस आर्ट हैं पहाड़ी स्कूल की जो आपको ध्यान रखनी है। सेकंड हमारा स्टार्ट हो जाता है मुग़ल स्कूल। तो इसमें बेसिकली आपको देखने को मिलेगा जो मुग़ल वंशावली है कि पहले बाबर आया, बाबर के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहाँ, इन सबको आप देखेंगे और किसका क्या रोल रहा आर्ट को लेकर, और कौन से आर्ट, मतलब कौन से शासन के टाइम पे कौन सी आर्ट फॉर्म बनाई गई। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारी कृष्ण लिफ्टिंग माउंटेन, गोवर्धन पर्वत, यानी कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए। तो ये है मिस्कीन के द्वारा बनाई गई है। मिस्कीन अकबर के टाइम के एक फ़ेमस आर्टिस्ट रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मिस्कीन, ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मिस्कीन किस टाइम के फेमस आर्टिस्ट थे, यानी या फिर किस शासक के दरबार में आर्टिस्ट थे। तो आपको ध्यान रखना है कि अकबर के टाइम के थे ये फेमस आर्टिस्ट मिस्कीन। और फिर हमारी आ जाती है ईगल ऑन बर्ड रेस्ट, यानी ईगल को इसमें दिखाया गया है जो पक्षी विश्राम स्थल होता है, जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पर एक बाज को बैठे हुए दिखाया गया है। और ये जहांगीर के टाइम का आर्ट है जिसको उस्ताद मंसूर ने बनाया है। तो थर्ड हमारा आर्ट फॉर्म है कबीर एंड रैदास। इसमें कबीर और रैदास को दिखाया गया है। इसके आर्टिस्ट हैं उस्ताद फ़खरुल्लाह, और ये शाहजहाँ के टाइम का आर्ट फॉर्म है। फिर हमारी फोर्थ आर्ट आती है मैरिज प्रोसेस ऑफ दारा शिको, यानी दारा शिको की बारात का एक दृश्य है जो हाजी मदनी आर्टिस्ट हैं उनके द्वारा पेंट किया गया है। और ये आर्ट है शाहजहाँ के टाइम की। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि शाहजहाँ के चेहरे के पास तेज़ दिखाया गया, लोगों को घोड़े पर सवार हुए दिखाया गया है, और बारात का माहौल है वो तो आपको पता ही चल रहा होगा। इसलिए तो पेंटिंग्स इतनी टफ़ नहीं है समझना, तो आपको ईज़िली समझ आ जाएंगी। फिर हमारा आता है द दक्कन स्कूल्स।
इसमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया पेंटिंग है, ये हैदराबाद में बनी है, मतलब हैदराबाद के एरिया में ये पेंटिंग हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो, मतलब आप देख ही पा रहे होंगे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हैं और अमीर खुसरो बैठे हुए हैं। तो इसके जो आर्टिस्ट हैं वो अननोन हैं, यानी इसके आर्टिस्ट अज्ञात हैं अभी। मतलब सेकंड जो हमारी पेंटिंग है वो चांद बीबी प्लेइंग पोलो, तो ये आर्ट है हमारी गोलकुंडा की। तो अब हम आते हैं द बंगाल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग एंड नेशनल फ्लैग्स ऑफ इंडिया, बेसिकली मिडवल ऑफ 20th सेंचुरी। तो इसमें आपको मेन आर्ट जो देखने को मिलेंगी वो है जर्नीस इंड, जो अमरिंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। जैसे कि आप देख रहे होंगे साइड में कि एक ऊँट है जो बिल्कुल भी उसमें एनर्जी नहीं बची हुई है और ढलता हुआ सूरज जो उसके ढलते हुए जीवन को भी दर्शा रहा है, पर उसका जो उसके मालिक के प्रति ऑनेस्टी है, जो उसका भाव है, उसको दर्शाया जा रहा है कि उसके जीवन का अंत हो रहा है फिर भी वो उठना चाह रहा है। वो थकान से पूरी तरह टूटा हुआ है फिर भी वो उठना चाह रहा है, क्योंकि वो अपने मालिक के प्रति ऑनेस्टी दिखा रहा है। तो उस चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर हमारी सेकंड पेंटिंग है शिव एंड सती। ये पेंटिंग बेसिकली न्यू एनसीईआरटी में भी आपको नहीं मिलेगी, ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको इसमें रखा हुआ है। तो ये जो पेंटिंग है शिव एंड सती, ये नंदलाल बोस के द्वारा पेंटेड है, नंदलाल बोस ने इसे पेंट किया है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि शिव सती को लेकर बैठे हुए हैं, चारों तरफ अंधेरा है। तो ये एक सैड मोमेंट की पेंटिंग है, इसलिए इसमें थोड़े डल कलर यूज़ हुए हैं। तो आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं, जैसा कि ऑप्शन में चीज़ें आएंगी तो आप समझ जाएंगे आसानी से। राधिका थर्ड पेंटिंग है हमारी राधिका, ये अब्दुल रहमान के द्वारा बनाई गई है। इसमें बेसिकली राधिका जो आप देख रहे हैं, राधिका को दीपक से दूर जाते हुए उदास दिखाया गया है। बेसिकली इसका टॉपिक है कि जलते हुए दीपक से दूर जाती हुई राधिका। और इसमें राधिका का जो फेस दिखाया गया है वो चीनी शैली पर आधारित है, और राधिका के दोनों हाथों में लोटस है, हाथों में कमल है। तो आप इजीली इसको पेंटिंग को भी आराम से देख पा रहे होंगे। तो आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है कि अगर आपने बुक में पेंटिंग्स नहीं पढ़ी हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, पर फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल में चैप्टर वाइज डले हुए हैं, आप ईज़िली जाकर पढ़ सकते हैं। फोर्थ पेंटिंग है हमारी मेघदूत, जो राम गोपाल विजय गर्गी द्वारा बनाई गई है। ये भी आपको न्यू एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, तो इसे भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये राम गोपाल विजय गर्गी के द्वारा बनाई गई है। मेघदूत जो बेसिकली कालिदास के द्वारा लिखा गया है, ये एक लव स्टोरी है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि नायक को बादलों के बीच में दिखाया गया है लेटर लिखते हुए। तो ये हमारी थी यहाँ की इम्पोर्टेंट्स पेंटिंग। और फिर हम लोग टर्न करते हैं मॉडर्न इंडिया आर्ट में। तो मॉडर्न इंडिया आर्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मॉडर्न इंडिया जो है, तो मॉडर्न इंडिया हमारे मतलब फ्रीडम एरा से भी रिलेटेड है, कि जब हमारे देश में असहयोग आंदोलन चल रहे थे और नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे, तो उस टाइम पे आर्ट का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, ये मॉडर्न एरा हमें ये दिखाता है। तो बेसिकली आप एक चीज़ देखेंगे कि मॉडर्न आर्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑयल कलर का यूज़ होने लगा था, जैसे ये पेंटिंग है राम समुद्र का घमंड तोड़ते हुए, ये पेंटिंग का टाइटल है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो राजा रवि वर्मा थे, जो श्रवण कोट के राजा थे, वो ऑयल कलर यूज़ कर रहे थे, और काफ़ी जगह पर ऑयल कलर काफ़ी फेमस था। पर जब असहयोग आंदोलन 1920 का आता है, तब ये विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जाता है, तब इन पेंटिंग्स का भी बहिष्कार होता है। फिर हमारी जो इंडियन आर्ट पुरानी वाली थी, उसको हमारे इंडियन आर्टिस्ट एक्सेप्ट करते हैं, और फिर आगे चल के जैमिनी रॉय, अमृता शेरगिल, एम एस हुसैन, सोमनाथ होरे, इन सारे लोगों ने मिलकर नेशनल मूवमेंट में अच्छे से सहयोग किया, और हमारी आर्ट को इंडियन आर्ट में कन्वर्ट किया, जो कि मॉडर्न आर्ट में कहीं ना कहीं हमारी इंडियन आर्ट जो विलुप्त हो गई थी उसको अस्तित्व में लाए। और इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है इंडियन मूवमेंट में, नेशनल मूवमेंट में। तो इनके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वीडियो में लिंक डली हुई डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आइए हम लोग अभी पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं। तो राम समुद्र का घमंड तोड़ते हुए, ये बेसिकली रामचरितमानस से लिया गया है। तो उसका एक अध्याय की ये पेंटिंग है, मतलब उसको काफ़ी अध्यायों में पेंट किया गया है, पर उसका एक ये हम लोगों को पेंटिंग देखने को मिलती है, ये राम समुद्र का घमंड तोड़ते हुए। बेसिकली ये तो आपको पता ही होगा कि जब राम जा रहे थे तो उन्हें समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तब वो क्रोध में आ गए थे और तब समुद्र का घमंड टूटा था। उसी चीज़ को राजा रवि वर्मा, जो श्रवण कोट के राजा थे, उन्होंने ऑयल कलर के द्वारा इस पेंटिंग को दर्शाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से खूबसूरती से इसको दर्शाया गया है। और ऑयल पेंटिंग की एक ख़ास विशेषता थी कि उसमें रियलिस्टिक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक दिखाई जाती थी, जो कि हमारी इंडियन आर्ट में नहीं है। फिर सेकंड है हमारी पेंटिंग मदर एंड चिल्ड्रन, ये जैमिनी रॉय के द्वारा है। इसमें एक माँ और बच्चे के प्रेम को
अच्छे से दिखाया गया है और इसमें ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग किया गया है। इसमें सारे ही नेचुरल कलर यूज़ किए गए हैं। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हमारे मॉडर्न आर्ट में ऑयल कलर का बहिष्कार होता है, तब सारे ही आर्टिस्ट जो पुरानी विधि थी कि हम लोग जैसे अपने कलर्स बनाते थे नेचुरल प्रोसेस से, तो उसी नेचुरल प्रोसेस से इस आर्ट में कलर फिल किए गए हैं। और इसका जो बैकग्राउंड आप देख रहे हैं वो थोड़ा मटमीला ईंटों के रंग का है। तो इसमें सारे ही नेचुरल कलर्स प्रयोग किए गए हैं और इसमें एक भाव दिखाया है एक बच्चे और माता के प्रेम का। फिर सेकंड है हल्दी ग्राइंडर। ये अमृता शेरगिल के द्वारा है। ये आर्ट जो मदर एंड चाइल्ड है वो जेमिनी रॉय के द्वारा है। और जेमिनी रॉय के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो जेमिनी रॉय की एक स्पेशल विशेषता थी कि अगर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि ऐसे कौन से आर्टिस्ट थे जिनकी स्पेसिफिक विशेषता ये थी कि वो सिग्नेचर करते थे अपनी हर आर्ट में और जिसकी वजह से वो फेमस हुए, तो वो थे जेमिनी रॉय। ये अपनी हर पेंटिंग में अपना सिग्नेचर करते थे, ये इनकी स्पेशलिटी थी जिसकी वजह से ये काफ़ी हद तक फेमस हुए। और ये आध्यात्मिक कला यानी यूरोपीय कला सीखे हुए थे, पर फिर भी पे उन्होंने नंदलाल बोस के संरक्षण में आकर इंडियन आर्ट को एक्सेप्ट किया। हल्दी ग्राइंडर ये अमृता शेरगिल के द्वारा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इस आर्ट में ग्रामीण दृश्य को दिखाया गया है जहाँ पे औरतें हल्दी को किस तरीके से पीस रही हैं। तो अमृता शेरगिल ये पेरिस से पढ़कर आई थी, पर फिर भी पे इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र जो है वो इंडियन आर्ट को बनाया और इन्होंने जो यूरोपीय चीज़ें थी और उसको समझकर फिर यहाँ पे जो इंडियन आर्ट का कल्चर था और यहाँ पे जो मतलब चीज़ें थी और भाव थे एक तरह से, उन्हें फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया अपनी आर्ट के ज़रिए। फोर्थ हमारी आर्ट है मदर टेरेसा एम.एफ. हुसैन की है। तो इस आर्ट में मदर टेरेसा को दिखाया गया है और ये पेपर कटिंग आर्ट की तरह दिखती है, पर ये पेपर कटिंग आर्ट है नहीं। इसमें एक आदमी को दिखाया गया है जो एक औरत की गोदी में यानी एक मदर टेरेसा के रूप में माँ को दिखाया गया है और इस आदमी के रूप में हमारी इंडिया को दिखाया गया है कि मतलब किस तरीके से मदर टेरेसा ने अपने भाव से अपने समर्थन से हम लोगों को सपोर्ट किया और कैसे उनका समाज कल्याण में योगदान रहा। तो उस चीज़ को ये पेंटिंग दर्शाती है। फिर ग्राफिक्स पेंटिंग में आता है, फर्स्ट है चिल्ड्रन सोमनाथ होरे। तो ये आर्ट बेसिकली जब बंगाल में अकाल पड़ा था उस टाइम को दर्शाता है कि जब बंगाल में अकाल पड़ा था तो क्या स्थिति थी लोगों की और क्या स्थिति थी बच्चों की, ये उस टाइम की चीज़ों को दर्शाता है, जिसमें कि आप देख सकते होंगे कि बच्चे खड़े हुए हैं, उनकी क्या सिचुएशंस है। और सेकंड है देवी जो कि ज्योति भट्टी के द्वारा पेंटेड है। और थर्ड आर्ट है हमारी ऑफ वॉल्स, ये अनुपम सूद के द्वारा पेंटेड है। फोर्थ है हमारी मैन वुमेन एंट्री के लक्ष्मी गौन के द्वारा। तो इसमें दिखाया गया है कि एक औरत आदमी है जो पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो इसमें से जो भी स्पेसिफिक चीज़ें थी पेंटिंग्स की वो मैंने आपको बता दी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इन सब चीज़ों को आप नोट करके रख लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप डिटेल में इसको पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चैप्टर वाइज डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ाया है और किसी चीज़ से नहीं पढ़ाया। बेसिकली एनसीईआरटी ही है जो हर एग्ज़ाम में आती है, 12th हो चाहे बीएफए हो, तो आप उससे ही पढ़ सकते हैं। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर पढ़ सकते हैं और इस चीज़ को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो थी मेरी। इसमें सारी ही पूरी बुक में जितनी भी फेमस आर्ट है मैंने आपको सब बता दी हैं। इन सबको तो आपको याद रखना ही रखना है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो के लिए और आर्ट से रिलेटेड ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और विज़िट करें, जाकर देखें कि कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। स्केचिंग हो चाहे पेंटिंग्स हो, मैंने अपने टूल्स के वगैरह में भी व्लॉग डाला हुआ है और भी कुछ स्पेसिफिक पेंटिंग्स हैं जिनके बारे में डिटेल में बताया हुआ है, तो उनको आप जाकर पढ़ सकते हैं। और आर्ट अगर आप सीखना चाहते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो तब तक के लिए बाय।